इसलिए उन लोगों से ये आग्रह रहेगा कि वह केवल सहयोग देंगे, नहीं भी सुनेंगे तो जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे छात्र हैं तमाम ऐसी बातें हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बात यह ध्यान रखना बेटा कि कभी भी जब कोई रिसोर्स पर्सन आता है पर डे, इसमें जो लड़के वहाँ बैठे हैं धूप में, आओ तो ए लड़कियों, तुम लोग 6 लड़की निकलो हंसती हो यहाँ, इस संसार में जीवन यापन कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, चाहे अध्यापक हो, वह देश का कल्याण कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वह देश का कल्याण कर रहे हैं, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वह देश का कल्याण कर रहे हैं, हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं, वह भी देश का कल्याण कर रहे हैं, और भविष्य में आप भी इस देश का कल्याण करेंगे। आप क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी है, देश के कर्णधार हैं। तमाम समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या पर आज हम अपना विचार रखेंगे और आप इसको अपने जीवन में उतार कर ले जाइएगा। हमारे देश में विश्व स्तर पर या भारत स्तर पर एक गंभीर समस्या है, वह है भूजल की समस्या, अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो मैं आज अपनी वाणी अंडरग्राउंड वाटर लेवल पर या अंडरग्राउंड वाटर पर बात करूँगा। तो इसके बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले यह जानेंगे कि जो भूमिगत जल है वह आया कहाँ से, कैसे हुआ। तो यह है कि आज से 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी। पृथ्वी के बनने के लंबे समय बाद तक वह सबसे पहले धधकते हुए आग के गोले के समान थी। उसका शीतलीकरण हुआ, घनीभवन हुआ। घनीभवन होने के बाद आज से 70 करोड़ वर्ष पहले जब वह पूर्ण रूप से शीतल हो गई और धरातल पर भूपरिपटी की रचना हो गई, उसी समय से लेकर धीरे धीरे जो वर्षा का जल हुआ उसका इनफिल्ट्रेशन हुआ, हिंदी में अंतः स्पंदन कहते हैं, या छन छन कर रिस रिस कर पानी धरातल के नीचे गया। वही जल भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है, जिसका एक्सकवेशन करके, जिसका विरोहन करके हम पेयजल के रूप में विभिन्न रूपों में उसका प्रयोग करते हैं। अब आप ये कल्पना करें कि आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व पानी भूमिगत होना प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद आज से 10 लाख वर्ष पूर्व मानव उत्पन्न हुआ। मानव उत्पन्न होने के बाद आज ये स्थिति है, 10 लाख वर्षों में ही जो 70 करोड़ वर्ष पहले से भूमिगत जल बन रहा था, धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन होकर अंडरग्राउंड रिजर्वायर बन रहा था, उसका बहुत ज़्यादा उसने प्रयोग कर डाला और आज जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनरल नॉलेज में आप लोग पढ़ते होंगे कि विश्व में अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में एक केप टाउन नगर है। केप टाउन नगर को ड्राई नगर घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर पानी की अत्यंत कमी हो गई है। गवर्नमेंट की ओर से राशनिंग करके पानी दिया जाता है, उससे अधिक पानी वो प्रयोग करते हैं तो उनको मार्केट रेट पर पानी खरीदना पड़ता है। आपके देश में बेंगलोर शहर का नाम आपने सुना होगा, कर्नाटक एक शहर है और कर्नाटक एक प्रदेश है, वहाँ का नगर है बेंगलोर, और जो आईटी सेक्टर के दृष्टिकोण से हब माना जाता है, वहाँ पर पानी की अत्यंत कमी हो गई है और वहाँ पर भी लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। हमारे ही देश का एक प्रदेश तमिलनाडु है। तमिलनाडु के लोग यह मानते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी है, और उन संस्कृतियों में भी यह बताया गया रहा होगा कि जल संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद भी तमिलनाडु गंभीर जल संकट, भूजल के संकट से जूझ रहा है और चेन्नई में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। आपका देश जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली में जल संकट की गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में हमारे देश में 788 जिले हैं। 788 जिलों में 213 जिले ऐसे हैं जहां पर भूजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये 213 जिले 19 राज्यों में फैले हुए हैं। यदि आप सभी यूनियन टेरिटरीज और संपूर्ण राज्यों को जोड़ दिया जाए तो उसके 50% से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पर भूमिगत जल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिणी मध्य प्रदेश
वर्तमान समय में गंभीर रूप से जल के संकट से परेशान हैं, क्योंकि भूगर्भ जल या भूमिगत जल कम हो गया है, उसका विदोहन अधिक हो रहा है। हम आप जब छोटी कक्षाओं में थे, हमने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था, जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के पीछे सबसे प्रमुख कारण था फर्टाइल सॉयल, उर्वर मृदा, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, नदियों में विद्यमान जल और भूमिगत जल के रूप में विद्यमान जल, जिसके कारण यहाँ पर सभ्यता का विकास हुआ था। लेकिन हम लोगों को चिंता करने की बात यह है कि जहाँ पर पानी और मिट्टी के कारण सभ्यता का विकास हुआ है, वहाँ पर आज हम मार्केट में शुद्ध जल के नाम पर बोतल या पाउच में खरीद कर पानी पीते हैं। इससे यह पता लगता है कि हमारे यहाँ इससे संबंधित, जल से संबंधित समस्याएं अत्यंत गंभीर हो गई हैं। जल से संबंधित जो समस्याएं अत्यंत गंभीर हो गई हैं, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वह जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। वर्तमान समय में पूरे विश्व की जनसंख्या 802.4 करोड़ है। उसमें से 141 करोड़ लोग केवल भारत में निवास करते हैं, और अगर उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.72% लोग भारत में निवास करते हैं। मेरे कैलकुलेशन, जो मैंने कैलकुलेशन किया था, उसमें आया था 17.58%। पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.58% लोग भारत में निवास करते हैं। पूरे विश्व का जो भूजल उपयोग है, उसका 25% जल केवल हम भारत के लोग उपयोग करते हैं। एक और एंगल से इसको देखें, अगर 100 यूनिट पानी है तो उसमें 97 यूनिट खारा पानी है, 3 यूनिट शुद्ध पानी है, 3 यूनिट में भी 0.6 यूनिट पीने योग्य पानी है, जो भूमिगत जल के रूप में है, जिसको आप विभिन्न रूपों में निकालते हैं, प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे जैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि होती गई, वैसे वैसे भूमिगत जल की समस्या उत्पन्न होती गई। यदि अन्य आंकड़ों के आईने में देखेंगे तो आपको यह तथ्य जानकारी होगी कि पानी तो बहुत है, तो समस्या कैसे हो गई। जैसे पूरे ग्लोब का जो क्षेत्रफल है वह 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। मोटे तौर पर उसको 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर कहा जाता है, जिसमें से 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पानी है, समुद्रों और महासागरों का पानी है। 14.889 वर्ग करोड़ किलोमीटर स्थल है। अगर इस रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट किया जाए तो 70.2% क्षेत्रफल पर ग्लोब के पानी है, 29.2% क्षेत्रफल पर स्थल है। फिर अगर विश्व की जनसंख्या की भारत की जनसंख्या से तुलना किया जाए, क्षेत्रफल से मिलान किया जाए, तो जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, उसमें से अल्पांश अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अब आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% और जनसंख्या 17.72%, अर्थात क्षेत्रफल की तुलना में जो जनसंख्या का रेशियो है वह 4 गुना है। निश्चित ही यह गंभीर समस्याओं को जन्म देगा। अर्थात हमारी जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, इस जनसंख्या वृद्धि ने जल संकट को जन्म दिया। अगली जल संकट की समस्या में है नगरीकरण। नगरीकरण, जब 1901 में हमारे देश में 22 लाख लोग नगरों में निवास करते थे, 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीकरण का प्रतिशत था वो 31.2% था। उसको अगर करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो 37 कुछ करोड़ आता था। वर्तमान समय में नगरीकरण का यह प्रतिशत 36.6% हो गया है। अगर उसको करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो वह 51 करोड़ जनसंख्या आती है। अर्थात 140-41 करोड़ लोगों में 51 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं। अब ये नगरों में रहने वाले लोग भूमिगत जल संसाधन के ऊपर किस प्रकार से बोझ बन जाते हैं। बोझ ऐसे बन जाते हैं कि जो वर्षा का जल होता है
जब धरातल पर गिरता है तो धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट होकर अंतः स्पंदन करके धरातल के नीचे जाता है, भूमिगत जल का रूप लेता है और भूमिगत जल का रूप लेने के बाद वह भूमिगत जल का जलाशय का भंडार बन जाता है, जहां से हम उसका विदोहन करते हैं और विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। जब अर्बन डेवलपमेंट होता है, अर्बनाइजेशन होता है, नगरीकरण होता है, तो बिल्टअप एरियाज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, निर्मित क्षेत्र ज़्यादा हो जाते हैं। निर्मित क्षेत्र ज़्यादा हो जाने के कारण पक्की सड़कें, पक्की फर्श, पक्के मकान बन जाते हैं, अर्थात उतने बड़े क्षेत्रफल पर धरातल पर पानी पड़ता ही नहीं है, तो वह अंडरग्राउंड नहीं हो सकता है। उसकी तुलना में नगरों में जनसंख्या ज़्यादा सघन रहती है। ज़्यादा सघन जनसंख्या रहने के कारण जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सरकारी स्तर से भी जल का विदोहन करके नागरिकों को दिया जाता है और सबके घरों में भी समरसेबल हैंडपंप लगे रहते हैं, जिनके द्वारा वह जल का प्रयोग करते हैं और विभिन्न रूपों में जो भूमिगत जल है उसका शोषण करते हैं और भूमिगत जल के समस्या, भूमिगत जल के लिए ये एक समस्या का कारण बन जाता है। अर्थात एक कारण मैंने बताया जनसंख्या वृद्धि, दूसरा मैंने बताया नगरीकरण, तीसरी बात करता हूँ वो ये है औद्योगिकरण। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती गई वैसे वैसे हमारे यहाँ औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्थात हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कॉटेज इंडस्ट्री के आधार पर उसका जीवन यापन नहीं हो सकता था। अर्थात जनसंख्या की जो सारी डिमांड थी वो कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योगों के आधार पर नहीं हो सकती थी। तो हमारे देश की सरकारों ने सोचा कि बृहद स्तरीय उद्योग लगाए जाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया तो प्रचुर मात्रा में इंडस्ट्रियों के निर्माण में और उनके वस्तुओं, जो वस्तुएं बनती हैं उनके प्रोसेसिंग में, चाहे वह कपड़े हों, चाहे वह मेटल्स हों, चाहे वह आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे आप जो बर्तन प्रयोग करते हैं, कॉस्मेटिक यूज करते हैं, डेली तमाम वस्तुओं की यूज करते हैं, समस्त वस्तुओं के प्रोसेसिंग में प्रचुर मात्रा में जल का उपयोग होता है। वहाँ से जल की कमी हुई। हमारे देश में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत कम थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1901 में केवल 22 लाख लोग रहते थे। 22 लाख में 78 लाख लोग जोड़ोगे तब 1 करोड़ बनेगा, और आज 51 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। तो उस समय 1951 में भी जनसंख्या कम थी, लेकिन हमारे यहाँ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ नहीं थी। जो पारंपरिक रूप से सीड्स उपलब्ध थे उनके आधार पर एग्रीकल्चर किया जाता था और हम लोग खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। भारत ने कृषि नीति बनाया और कृषि नीति के आधार पर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति लॉन्च की गई। हरित क्रांति जब लॉन्च की गई, एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जब हरित क्रांति आई तो हाई यील्डिंग वेराइटीज आई, ऐसे ऐसे उत्तम प्रजाति के बीजों का आविष्कार हुआ जो ज़्यादा फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर सकते थे। लेकिन इनके साथ यह प्रॉब्लम थी कि यह ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी कंज्यूम करते थे। अर्थात इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करनी होती है। यदि आप ज़्यादा सिंचाई नहीं करेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो आपके फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, आपके वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और हमारी जनसंख्या जो पहले से ही बढ़ी हुई है उसकी उदरपूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में, अर्थात फसलों की सिंचाई के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में जल का प्रयोग होने लगा। और जो राष्ट्रीय जल नीति है उसके आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के जल का 60% जल एग्रीकल्चरल सेक्टर में सिंचाई के लिए चला जाता है। अर्थात नगरीकरण, औद्योगिकरण, बढ़ी हुई जनसंख्या, हरित क्रांति, 4 कारण मैंने बताए जो गंभीर रूप से समस्या करते हैं जल के लिए। उसके बाद घरेलू प्रयोग आता है। घरेलू प्रयोग में हम लोग स्नान करते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग भोजन बनाते हैं, घर की स्वच्छता करते हैं। जिनके पास कार है कार की धुलाई करते हैं, मोटरसाइकिल की धुलाई करते हैं। इनमें भी प्रचुर मात्रा में जल का प्रयोग होता है। एक आपने कालीन उद्योग का नाम सुना होगा, आपके बगल में भदोही है, जानते हैं। कालीन उद्योग, जैसे हम आप कपड़े धोते हैं तो 1-2 बाल्टी में कपड़ा, एक शर्ट साफ हो जाता है।
लेकिन कालीन क्या होता है, मोटा होने के नाते मोड़ कर वह निचोड़ा नहीं जा सकता, उसको फर्श पर ही डालकर उसकी धुलाई की जाती है और समरसेबुल से पानी चलाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पानी बेकार होता है, तो वहाँ से भी जल संसाधन, तो भूमिगत जल खींचा गया, ऊपर ला करके कालीन की धुलाई कर दिया गया, बह गया, बेकार हो गया। कालीन में या विभिन्न प्रकार के कपड़ों में जो रंग होते हैं, उन रंगों का जब स्राव होता है तो वह इन्फिल्ट्रेशन होकर जब धरातल के नीचे जाते हैं, तो जो मृदा है, मृदा को जैविक भट्ठी कहा जाता है, अर्थात जितने भी प्रकार की जैव विविधता हैं उनका विकास मृदा में होता है। तो वो रंग जो होते हैं उनमें पेस्टिसाइड होते हैं, वह क्या करते हैं कि जैव विविधता को मार देते हैं, और ऐसा पानी जब अंडरग्राउंड होता है तो वह भूमिगत जल को प्रदूषित कर देता है और वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे ही हमारे देश में जो हम लोग हैं, नहीं जानकारी के कारण हम लोगों ने यह मान लिया कि भूमिगत जल असीमित भंडार है, चाहे जितना पानी खेत की सिंचाई करो, चाहे जितना नहाओ। हम ही आप में से हैं, कुछ लोग साइकिक केस होते हैं, तो वो 4-5 बाल्टी पानी पहले अपने ऊपर डालते, तब उसके बाद वो स्नान करते हैं, जबकि वो आधी बाल्टी में ही शरीर भिगो सकते हैं। शरीर को बढ़िया से साफ करिए, मलिए, रगड़िए, साबुन लगाइए, कम पानी प्रयोग करिए, शरीर ज़्यादा साफ हो जाएगा। 20 बाल्टी पानी डालने से ऐसा नहीं हो सकता है। तो भूमिगत जल के सामने एक समस्या ये भी आई, वो ये आई कि लोगों ने मान लिया कि जो भूमिगत जल का भंडार है वह असीमित है, हम चाहे जितनी मात्रा में इसका प्रयोग करते चले जाएंगे ये कभी समाप्त नहीं होगा, जिसके कारण भी ये समस्या उत्पन्न हुई कि भूमिगत जल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। उसका कारण क्या हुआ कि आज आपके और नगरों में ले लीजिए, तो नगरों में जो टॉक्सिक डिस्पोजल होते हैं, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, अपशिष्ट निस्तारण किए जाते हैं, तो जगह जगह लैंडफिल बनाए गए हैं, वहाँ पर रख दिए जाते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा काल में प्रचुर मात्रा में वह पानी इन्फिल्ट्रेट होकर धरातल के नीचे जाता है, तो जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर है उसको भी वो डिस्टर्ब कर देता है। फिर लंबे समय से ऐसा होता आया कि आप लोग जिस इनमें जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग होंगे, तो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जानते होंगे, सब जितने भी गांव उत्तर प्रदेश में हैं सभी गांवों के पास एक तालाब है। उसका कारण ये था कि तालाब में से मिट्टी खोद के लोग कच्ची मिट्टी का घर बनाते थे, तालाब हो गया। तो तालाब लेकिन क्या काम करने लगा कि बाद में तालाब भरते थे तो उनसे पानी अंडरग्राउंड होता था। अब क्या हुआ कि जिसके घर के सामने तालाब था वो चीटिंग करने लगे और तालाब को पाटना शुरू किए। उनसे कोई झगड़ा भी नहीं कर सकता, कहते हम तो अपने घर के सामने तालाब पाट रहे हैं, किसी का तो सरकारी है। तो लोगों ने तालाब को पाटा, हमारी जनसंख्या और बढ़ गई, तो जो बड़े बड़े जलाशय थे, पोखरे थे, तालाब थे, उनके तटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई, कृषि कार्य करना शुरू किया। कृषि कार्य करते करते धीरे धीरे वो तालाब, उन तालाबों में अवसादन हो गया। जब उन तालाबों में अवसादन हो गया तो उनकी जल धारण क्षमता कम हो गई और वर्षा ऋतु में थोड़ा पानी उनमें आता है, और इस समय तक आते आते, बल्कि दिसंबर तक आते आते ज़्यादातर तालाब सूख जाते हैं, और अप्रैल से लेकर के 15 जून तक किसी भी तालाब में पानी नहीं रहता है। आपके जौनपुर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 तालाब ऐसे हैं जिनमें 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक पानी नहीं रहता है, नहीं तो ज़्यादातर तालाब ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं रहता है। अर्थात जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिसके कारण अंतः स्पंदन होता है और प्रचुर मात्रा में जल धरातल के नीचे जाएगा, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, वह भी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है। यह भी भूजल के ऊपर दबाव डालता है। जब सड़कों का निर्माण किया जाता है तो प्रचुर मात्रा में जल प्रयोग किया जाता है और वह जल, भूमिगत जल को सीधे निकाला जाता है और सड़कों के निर्माण में उनको प्रयोग कर दिया जाता है और प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। कुएं वर्तमान समय में, एक समय ऐसा था जब कुओं से लोग पानी पीते थे। वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया कि कुओं का पानी खुला पानी है, उसमें उड़ती हुई चिड़िया बीट कर देती है या कोई जानवर मर करके गिर गया, तो अर्थात कुएं का पानी पीने लायक नहीं है। ठीक है, कुएं का पानी पीने लायक नहीं है तो हमको उसे पाटना नहीं चाहिए था। हमने क्या किया कि कुओं को पाटना शुरू कर दिया। तो जब कुओं को पाटना शुरू कर दिया, उनका संरक्षण नहीं रह गया, तो भूमिगत जल का जो संरक्षण हो रहा था, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, वहाँ से भी उसकी मात्रा कम हो गई। ये सबसे गंभीर समस्या हुई। हमारे देश में भूजल नीति बनाई गई, 1987 में बनी, 2002 में बनी, 2011 में बनी। 2011 वाली जो बनी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन 12 में हुआ।
इन नीतियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं हो पाया। प्रयोग न हो पाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमारे देश में जो भूमिगत जल है वह अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच गया। और अब एक थोड़ा सा उदाहरण और आपको देंगे कि यह भूमिगत जल आता कहाँ से है। आता एक है मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा बच्चों, जब आप लोग पैदा हुए तब से कम वर्षा हो रही है। 2001 से लेकर लगातार 2024 तक वर्षा कम हुई। उसमें भी 2016 के बाद से बहुत कम वर्षा होने लगी। आपको ख्याल होगा, तब थोड़ा आप समझदार थे, 2021 में कोरोना काल चल रहा था। 19 मई से लेकर 29 मई तक 10 दिनों तक बहुत बरसात हुई। किसान लोग सभी बहुत आसान्वित हो गए कि इस बार बरसात अच्छी होगी, अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि हमारा हैंडपम्प और हमारा लड़की दोनों ने बहुत आसान्वित हो गए। लेकिन बाद में पूरा जून ड्राई चला गया, पूरा जून ड्राई चला गया, पूरा जुलाई ड्राई चला गया। बाद में 15 जुलाई के बाद थोड़ी मोड़ी बरसात छिटपुट रूप से हुई। तो यह भी एक समस्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमिगत जल का विदोहन बढ़ गया। भूमिगत जल के विदोहन के बढ़ने के साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होता था मानसूनी वर्षा से, उसकी मात्रा कम हो गई। अर्थात संसाधन, जल संसाधन के ऊपर दबाव ज़्यादा, शोषण ज़्यादा और उसका रिचार्ज, पुनर्भरण कम हो गया। इसलिए भी यह समस्या और गंभीर हो गई। अब यह है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मान लिया आप यहाँ बैठे हैं, ये गहरा भाग समुद्र है। तिवारी जी जहाँ बैठे हैं ये स्थल है, ये जो छत है ये पहाड़ है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सागरों के ऊपर, महासागरों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उन पर इवेपोरेट, गर्म होकर पानी इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है, वायुमंडल में जाता है, बादल बनता है, संघनन होता है, वर्षा होती है, फिर वहाँ से प्रवाहित होते हुए धरातल पर झीलों में आता है, तालाबों में आता है, नदियों में आता है, फिर सागर में जाता है। यह एक वाटर साइकिल चलती रहती है। यह वाटर साइकिल वहाँ पर पानी को ज़्यादा रिचार्ज करती है जहाँ पर हमारी चट्टानें परवियस होती हैं, प्रवेश शैलें होती हैं। अर्थात जहाँ जिन शैलों में जल को अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। हम आप रूरल एरियाज़ के जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि उनके कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें जब पानी जल्दी सूख जाता है, कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी लंबे समय तक लगा रहता है। जहाँ पानी लंबे समय तक लगा रहता है वहाँ पर प्रायः धान की खेती की जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन वह अंतः स्पंदन के लिए, इनफिल्ट्रेशन के लिए अच्छा मिट्टी नहीं होता है। लेकिन जो मिट्टी जल को जल्दी अवशोषित कर लेती है, वह भूमिगत जल भंडार में वृद्धि कर देती है, वह उसके लिए अच्छा है। जहाँ पर पहाड़ और पर्वत मिलते हैं उसको गिरिपदीय क्षेत्र कहा जाता है। गिरिपदीय क्षेत्रों में भावर और तराई क्षेत्र होते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों से पानी उतरता है और भावर और तराई क्षेत्रों में पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अंडरग्राउंड हो जाता है। वह पानी अंडरग्राउंड हो जाता है और वह धीरे धीरे धरातल के नीचे विद्यमान प्रवेश शैलों से ट्रेवल करता हुआ हमारे यहाँ तक पहुँचता है। जैसे हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों में जो पानी अंडरग्राउंड होता है वह धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए हमारे यहाँ तक पहुँचता है और हम लोग उसका एक्सकवेशन करके विभिन्न रूपों में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैंने बताया। एक बात और समझें, जल की समस्या एक और है, वो नेचुरल कारण से है। वो ये है कि एक होता है आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमियाँ ये वेटलैंड्स, वेटलैंड्स वो होते हैं जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। एक होते हैं ड्राई लैंड्स जहाँ वर्षा कम होती है। वेटलैंड्स वह होते हैं अभी भी आज के आप समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, पूर्वोत्तर के राज्य जिनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। मध्यम स्तर पर हम लोगों का आता है, जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर 105 सेंटीमीटर वर्षा अगर हो जाए साल भर में तो प्रचुर मात्रा में वर्षा मानी जाती है। लेकिन विगत 24-25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि कभी 96 सेंटीमीटर, कभी 82 सेंटीमीटर, कभी 86 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण यह समस्या गंभीर होती चली जा रही है। तो क्या हुआ, तो एक होता है सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन जो होते हैं वह अर्ध शुष्क होते हैं। वहाँ पर कभी बरसात हो जाती है
और कभी बरसात नहीं होती, बरसों तक बरसात नहीं होती है। ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आप जल के महत्व को समझें। सेमी एरिड रीजन में आपके देश में राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश में आगरा वाला भाग, बुंदेलखंड, और गुजरात का आनंद बड़ौदा और मध्य प्रदेश का रतलाम, ये सब क्षेत्र ऐसे हैं। इवन जो आपके ये सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, मंदसौर लहसुन की सबसे बड़ी मंडी है, ये सभी एरिया सेमी एरिड रीजन में आते हैं। इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया जिससे आप जल संकट की गंभीरता को समझें। इन क्षेत्रों में जो पेयजल है, नहाने का पानी है, कपड़ा धोने का पानी है, सिंचाई का पानी है, उसका साधन सतही जल है। अर्थात जो जलाशयों में जल वर्षा का इकट्ठा हो जाता है, उसी से हम लोग समस्त क्रियाकलाप करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि यदि जो सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, अगर वहाँ पर बरसात बढ़िया हो जाती है तो वहाँ बहुत अच्छा रहता है। वहाँ के पशुचारण बड़ा अच्छा होता है, सिंचाई के लिए पानी रहता है, पीने के लिए पानी रहता है, और पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग का बहुत विकास होता है। लेकिन जब 10 वर्षों तक वहाँ अच्छी बरसात नहीं हो पाती है तो बच्चों, आप मेरी इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पानी की समस्या किसे कहा जाता है। 10 वर्षों तक जब बरसात नहीं होती है तो जो सेमी एरिड रीजन मैंने बताया, इसमें से तमाम क्षेत्र ऐसा है जहाँ जमींदार लोग रहते हैं। तो आज जो 10 बीघा 15 बीघा जिनके पास खेती है, वह लोग भी जयपुर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में रिक्शा चलाकर जीवन यापन करते हैं। और किसान अपने पशुओं के साथ माइग्रेट करके अपने ऐसी रिश्तेदारियों में चले जाते हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है। इस बात से आप जल की गंभीरता को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अर्थात जो जल है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। फिर पर्यावरण है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं: जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। अजैविक संघटकों में जल है। जल का स्वयं का जीवन नहीं है, लेकिन धरातल पर जितने भी जीवन हैं उन समस्त के जीवन का आधार जल है। अर्थात वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वह घट रहा है और वह समस्याग्रस्त है, संकट में है, जल संकट है, तो निश्चित ही हमारे लिए गंभीर समस्या का विषय है। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, क्योंकि तिवारी जी ने मुझसे पहले ही कहा कि सर शॉर्ट में कर दी।